नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज़, और इस सीरीज़ में हमने 20 हिंदी के प्रश्नों को भी उसमें ऐड किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मतंग गुफा कहाँ स्थित है। तो मतंग गुफा स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो मतंग गुफा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है कि भालू बांध कहाँ स्थित है। तो भालू बांध स्थित है रानीखेत में, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है कि भालू बांध कहाँ स्थित है। तो भालू बांध स्थित है रानीखेत में। अगला प्रश्न हमारा, कंडाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कंडाली महोत्सव मनाया जाता है कुमाऊं में, और मुख्यतः पिथौरागढ़ के क्षेत्र में मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा, और प्रत्येक 12वें वर्ष में। तो 12 वर्षों के अंतराल पर कंडाली महोत्सव मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। और मुख्यतः जो भोटिया जनजाति है वह पिथौरागढ़ में निवास करती है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंडाली महोत्सव है तो मुख्यतः वो पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिया रानी को जागरों में क्या कहा गया है। तो जिया रानी को जागरों में कहा गया है पिंगला या प्योला। तो पिंगला या प्योला नाम से संबोधित किया गया है जिया रानी को, और जिया रानी को कुमाऊं की झांसी भी कहा जाता है। तो कुमाऊं की झांसी की रानी भी जिया रानी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिया रानी के बचपन का क्या नाम था। तो जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। तो जिया रानी कुमाऊं की झांसी की रानी, तो जिया रानी के बचपन का नाम क्या था, तो ये था मौला देवी। अगला प्रश्न है कि जिया रानी का विवाह किससे हुआ। तो जिया रानी का विवाह होता है, कत्यूरी शासक रहते हैं खैरागढ़ के राजा पिथौरा से। तो कत्यूरी शासक खैरागढ़ के राजा पिथौरा से या पिथौरा शाही से इनका विवाह होता है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी। तो माना जाता है जो ये कत्यूरी शासक पिथौरा शाही थे, तो इन्होंने ही पिथौरागढ़ की स्थापना की थी, और इन्हीं के नाम पे पिथौरागढ़ का नाम, जो नाम वर्तमान नाम है, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जिया रानी के पुत्र का क्या नाम था। तो जिया रानी के 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम क्या था, दुल्ला शाही था। और इनके जो नामों में भी हमें अलग अलग जो बुक्स हैं, तो उसमें हमें अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। चाहे इनके पति की बात करें या इनके पुत्रों की बात करें, तो सबके अलग अलग नाम हमें देखने को वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उदक कुंड कहाँ है। तो उदक कुंड स्थित है केदारनाथ में। तो उदक कुंड कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केदारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बौराड़ी मेला कहाँ लगता है। तो बौराड़ी मेला लगता है पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसने लिखा है। तो गढ़वाल में 52 गढ़ प्रसिद्ध थे, तो इन गढ़ों का इतिहास लिखा है रणबीर सिंह चौहान ने। तो किसने लिखा है, रणबीर सिंह चौहान ने लिखा है गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास। अगला प्रश्न है कि गढ़ रैबार पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो गढ़ रैबार नामक पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वह होता था उत्तरकाशी जिले से। कहाँ से होता था, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली बोली का पहला नाटक कौन सा है। तो गढ़वाली बोली का पहला नाटक है जय विजय। कौन सा है, जय विजय गढ़वाली बोली का पहला नाटक है। अगला प्रश्न है कि विल्लभ केदार कहाँ स्थित है। तो विल्लभ केदार स्थित है, तो विल्लभ केदार स्थित है श्रीनगर के पास, या अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है विल्लभ केदार। अगला प्रश्न है कि बालीपास कहाँ है। तो बालीपास या बालीपास दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक चित्रकलाओं का विकास किस शैली में हुआ है। यानी यहाँ पे जो जितनी भी चित्रकलाएं थी, तो उसमें सर्वाधिक जो विकास है वह हुआ है गढ़वाली शैली का। तो गढ़वाली शैली का सर्वाधिक यहाँ पर विकास हुआ है। और जो ये गढ़वाली शैली है, तो यह यहाँ क्या है, ये पहाड़ी शैली की एक भाग है। तो और गढ़वाली शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, तो मोलाराम को
गढ़वाली शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जनक ताल कहाँ स्थित है? तो जनक ताल है उत्तरकाशी में स्थित। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनक ताल कहाँ स्थित है। तो जनक ताल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कुजड़ी टिहरी में ढांढक आंदोलन कब हुआ था? तो कुजड़ी टिहरी में ढांढक आंदोलन होता है 1903 से 4 तक। तो 1903-4 में यह कुजड़ी आंदोलन होता है टिहरी में, और यह क्या था? यह राजशाही के खिलाफ था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना की जाती है 1906 ईस्वी में। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की। अगला प्रश्न है कि खतलिंग यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो खतलिंग यात्रा का प्रारंभ किया गया इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। खतलिंग यात्रा का प्रारंभ किसने किया? तो इंद्रमणि बडोनी के द्वारा इस यात्रा का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो पंचेश्वर बांध कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भगत सिंह कोश्यारी जी थे, भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद परियोजना के तहत राज्य के कुल कितने धार्मिक स्थलों को चयनित किया गया है? तो प्रसाद परियोजना के तहत राज्य के 2 प्रमुख जो धाम हैं हमारे, उनको चुना गया था, जिसमें केदारनाथ और यमुनोत्री शामिल थे। केदारनाथ और यमुनोत्री शामिल हैं प्रसाद परियोजना में। अगला प्रश्न है कि चंद काल में थातवान की भूमि में काम करने वाले कृषक दासों को क्या कहा जाता था? चंद काल में जो थातवान रहते थे, उनकी भूमि में काम करने वाले कृषक दासों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था कैनी। कैनी कहते थे जो कृषि के दास होते थे, कृषक दास होते थे, कृषि कार्यों में मदद करते थे थातवानों की, तो वो क्या कहलाते थे? कैनी कहलाते थे। अगला प्रश्न है कि मोलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? मोलाराम क्या थे? एक चित्रकार भी थे और एक लेखक कवि भी थे। तो इनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए हैं, तो जिसमें प्रसिद्ध है मनमथ सागर। कौन सा है? मनमथ सागर। और यह क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो मोलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ है मनमथ सागर। अगला प्रश्न है कि हिमालय दिवस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिमालय दिवस नामक पुस्तक के लेखक हैं अनिल जोशी, और ये वही अनिल जोशी हैं जिन्होंने हैस्को नामक संस्था की स्थापना की है। अगला प्रश्न है किस शासक ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हूणियों को पराजित कर और तिब्बतियों के तकलाखाल किले पर अधिकार किया था? तो ये थे बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद द्वारा जब लगातार यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि जो मानसरोवर यात्री थे और जो भोटिया व्यापार होता था, तो जो हूणी रहते थे लगातार क्या कर रहे थे, उनको बाधित कर रहे थे, यात्रा को भी और व्यापार को भी। तो इस वजह से जो बाज बहादुर चंद शासक रहते हैं, ये क्या करते हैं, तिब्बतियों पर आक्रमण करते हैं और उनके तकलाखाल नामक जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहता है उस पर अधिकार कर लेते हैं, उनको फिर कर देने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जो मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने हूणी थे, तो उनको इन्होंने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की ब्रांड संभवतः वंदना कटारिया को बनाया गया है शायद, ये पुराना है, कविता बिष्ट है, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मुगल काल में कौन सा शहर शाहजफर के नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में शाहजफर के नाम से जाना जाता था जसपुर को। जसपुर उधम सिंह नगर का भाग है। तो मुगल काल में कौन सा शहर था जिसे शाहजफर के नाम से जाना जाता था? तो ये है जसपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तराखंड का वह ताल जहां राजहंस के पाए जाने के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, तो ये है मंसूर ताल टिहरी में। तो माना जाता है कि कुछ पर्यटकों को यहाँ क्या दिखे थे, राजहंस दिखे थे, तो इस वजह से यहाँ पर इनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है
और माना जाता है कि मंसूर ताल में राजहंस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि महासू देवता का मंदिर शिव मंदिर है जो जौनसार में, तो यह किस शैली में बना हुआ है? तो यह किस शैली में? नागर शैली में यह बना हुआ है। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद किस पवार शासक के समय नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से कुमाऊं लाए थे? तो ज्ञानचंद द्वितीय रहते हैं और उनके समय शासनकाल रहता है गढ़वाल में फतेहपति शाह का। फतेहपति शाह के समय ये क्या करते हैं, बदानगढ़ पर आक्रमण करते हैं और उस समय ये क्या करते हैं, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से कुमाऊं ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वह पवार शासक जिसने या जिसकी मृत्यु रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग परिसर में हुई। तो ऐसा पवार शासक जिसकी मृत्यु क्या होती है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग परिसर में होती है, तो ऐसे शासक रहते हैं जयकृत शाह। कौन रहते हैं? जयकृत शाह। और ये पवार शासकों में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने राज्य के षड्यंत्रों से, जो षड्यंत्रकारी रहते हैं, राज्य में दरबारी षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो उनसे तंग आकर ये क्या करते हैं, राजपाट त्याग कर देते हैं और रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में आ जाते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब से शुरू माना जाता है? तो वनों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ होता है 1884 ईस्वी से। 1884 से उत्तराखंड के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि लखुमा और हरीशताल कहाँ है? तो लखुमा ताल और हरीशताल स्थित है नैनीताल में। झीलों की नगरी नैनीताल में स्थित है लखुमा या हरीशताल। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद डबराल द्वारा उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति किसे माना गया है? तो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इन्होंने उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति माना है कोलों को। किसको माना है? कोलों को। लेकिन जो हमारे आयोग हैं, चाहे UKPSC हो या UKSSC हो, तो ये किरात को स्वीकार करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, शिव प्रसाद डबराल जी ने कोल माने हैं, लेकिन जो हमारे आयोग हैं वो किरातों को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आज़ाद पंचायत के गठन का श्रेय जाता है। तो उत्तराखंड में आज़ाद पंचायत के गठन का श्रेय जाता है, तो ये जाता है दयाराम रवाटा, और इसका गठन टिहरी में किया जाता है, टिहरी रियासत में रवाई क्षेत्र में। तो दयाराम रवाटा द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है चाली और भौर का संबंध है। तो चाली और भौर का संबंध है मंडाण नृत्य से, और मंडाण नृत्य को क्या कहा जाता है? केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो चाली और भौर का संबंध किससे है? मंडाण नृत्य, और जिसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाने वाला नृत्य है बगड़वाल नृत्य। कौन सा है? बगड़वाल नृत्य। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? तो राज्य का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम है झुम्पा। राज्य का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? झुम्पा। और इसके निर्माता कौन है? गणेश विरांजी इसके निर्माता हैं। गणेश विरांजी द्वारा इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि सैमदेव नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो सैमदेव नामक स्थल है पिथौरागढ़ में, और इसी स्थान पर लगता है बौरानी मेला। तो सैमदेव नामक स्थल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? कि जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? तो यह है जाख मेला, और जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग जिले में। तो जलते अंगारों पर नृत्य कहाँ की विशेषता है? जाख मेले की, और जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ स्थित है? पौड़ी में। और इसमें कांडा मेले का आयोजन भी किया जाता है। जो कांडा मेला लगता है तो वो इसी मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर परिसर में लगता है। तो ये कहाँ लगता है? पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि कामदाह पर्वत कहाँ स्थित है?
तो कामदहा पर्वत स्थित है पौड़ी में, और मंजू घोषेश्वर जो मंदिर है वो इसी पर्वत पर है। तो कामदहा पर्वत कहाँ स्थित है, ये पौड़ी में है, और मंजू घोषेश्वर जो मंदिर है वो यहीं स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोंडाई क्षेत्र स्थित है। तो कोंडाई क्षेत्र स्थित है देहरादून में, और ये है जौनसार में। यहाँ पे रा लिखा है, तो जौनसार में स्थित है कोंडाई क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में भेड़ पालकों द्वारा नुड़ाई महोत्सव भी मनाया जाता है। तो इसी क्षेत्र में भेड़ पालकों द्वारा क्या मनाया जाता है, नुड़ाई महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में नुड़ाई त्यौहार की तरह मनाए जाने वाला त्यौहार जो अब विलुप्त प्राय त्यौहार हो गया है, तो इसका नाम है बकर पूर्णिमा त्यौहार। कौन सा है, बकर पूर्णिमा त्यौहार गढ़वाल क्षेत्र में। तो गढ़वाल क्षेत्र में नुड़ाई त्यौहार की तरह मनाए जाने वाला त्यौहार था बकर पूर्णिमा त्यौहार, जो अब क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, यानी लोगों ने इसे मनाना लगभग बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के महान क्रांतिकारी इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये संबंधित थे टिहरी जिले में। तो इंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था टिहरी में। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है। तो सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर है टिहरी जिले में। तो सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, तो ये टिहरी जिले में है। अगला प्रश्न है कि देवदामनी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो देवदामनी बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। देवदामनी बुग्याल कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है कि चित्रकांठा बुग्याल कहाँ स्थित है। तो चित्रकांठा बुग्याल स्थित है चमोली में। कहाँ स्थित है चित्रकांठा बुग्याल, तो ये स्थित है चमोली। अगला प्रश्न है कि हनुमान जी की माता का मंदिर अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो हनुमान जी की माता का मंदिर यानी अंजनी माता का मंदिर स्थित है औली में, और औली स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है, या जो शीतकालीन खेल होते हैं तो उनके लिए औली क्या है, प्रसिद्ध है। और ये औली क्या है, एक पर्यटक स्थल भी है मुख्य, और यह चमोली जिले में है। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इनको। पहला प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति लगातार बढ़ती जाए तो इसमें कौन सा स्वर होगा। यानी ध्वनि की जो आवृत्ति है वह लगातार बढ़ती जाए तो इसमें कौन सा स्वर होगा, तो इसमें होगा प्लुत स्वर। तो कौन सा स्वर होगा, प्लुत स्वर होगा, अगर ध्वनि की आवृत्ति लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला प्रश्न है कि विवृत स्वर होता है, तो निम्न में से विवृत स्वर होगा, तो इसमें आ क्या होता है, विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर होता है आ। अगला प्रश्न है कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील है अरबी भाषा का, और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध वकील शब्द है अरबी भाषा का यह शब्द है। अगला प्रश्न है कि जटिल वाक्य किसे कहा जाता है। तो जटिल वाक्य कहते हैं मिश्रित वाक्यों को। मिश्रित वाक्यों को क्या कहा जाता है, इनको जटिल वाक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 19 शब्द में उपसर्ग है। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि शब्द दे दिया, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है, कौन सा पढ़ते हैं। तो 19 में क्या हो जाएगा, तो उन क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो उन क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है कि तुमने कहा था किसकी रचना है। तुमने कहा था किसकी रचना है। तुमने कहा था ये रचना है नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की रचना है, तुमने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो ये संश्लिष्ट विश्लिष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सी संधि है। तो परमेश्वर में है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। परम धन ईश्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तो आपको एक ध्यान रखना है, जिसमें एक मात्रा आती है तो उसमें मुख्यतः क्या होता है, उसमें गुण संधि होती है। कौन सी होती है, जिसमें ए और ओ आते हैं, तो इसमें क्या होती है, गुण संधि होती है। बाकी जब
डिटेल में हम इनको जब संधियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। अगला प्रश्न है कि अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली क्या होती है। कि जो अर्धशासकीय पत्र हम भेजते हैं तो उसमें अधिकारी को संबोधित किस प्रकार किया जाता है। तो ये प्रिय और श्री लगाकर वहाँ पर उनको संबोधित किया जाता है, प्रिय या श्री लगाकर। अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बहुवचन शब्द है तो प्राण क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण हो गए, आंसू हो गए, तो ये इस प्रकार के शब्द हैं सदा क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये एक वचन में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कुल होते हैं 5 भेद। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी कितने प्रकार की होती है। तो टिप्पणी होती है 4 प्रकार की। तो टिप्पणी होती है 4 प्रकार की, 4 प्रकार की टिप्पणी होती है। अगला प्रश्न है कि आकाश कुसुम होने का मतलब क्या होता है। यानी आकाश कुसुम होना, तो इसका मतलब होता है असंभव बात होना। तो आकाश कुसुम होना मतलब असंभव बात होना। अगला प्रश्न है, गंतव्य से क्या तात्पर्य है। गंतव्य से तात्पर्य होता है लक्ष्य जहाँ जाना है। तो यानी गंतव्य होता है लक्ष्य जहाँ पहुँचना होता है या जाना होता है। अगला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु का पर्यायवाची होता है पताका। क्या होता है, पताका शब्द होता है केतु का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कि संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन होता है हा। अगला प्रश्न है, संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं सामसिक चिन्ह। तो संयोजक चिन्ह यानी जो डैश होता है तो उसको क्या कहते हैं, सामसिक चिन्ह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सावधानी में कौन सा पढ़ते हैं। तो सावधानी में पढ़ते हैं ई। कौन सा पढ़ते हैं, तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है सावधानी। सावधानी तो यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अध्यक्ष में लगा हुआ है अधि, अधिधन अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, तो अधि उपसर्ग अध्यक्ष में लगा हुआ है। तो अध्यक्ष में हो जाएगा अधि उपसर्ग। तो ये थे हमारे 70 प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।